हेलो, मैं हूं अनिश कुलकर्णी, आप सबका मेडिकल एडमिशन मेंटोर। पिछले 8 साल से मेडिकल एडमिशन प्रोसेस हैसल फ्री, टेंशन फ्री होने के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब नीट की एग्जाम हो गई। नीट एग्जाम होने के बाद अब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और ये एडमिशन प्रोसेस में स्कोर ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बट उसके साथ भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत बार डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से आपका कॉलेज का एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो ये एडमिशन प्रोसेस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप कहां से ले सकते हो और वो डॉक्यूमेंट रिजर्व कैटेगरी के वाइज एडिशनल क्या क्या लगते हैं, ये पूरी चीजें आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने अगर अस्मी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले 4 महीने वाले होने वाले पूरे एडमिशन प्रोसेस के वीडियोस के अपडेट आपको आ जाए और आपकी ये पूरी एडमिशन प्रोसेस टेंशन फ्री हो और आपको पूरा अनबायस्ड इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिले। तो ये एडमिशन प्रोसेस महाराष्ट्र की हो, जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है नीट का कंफर्मेशन पेज। आपने मार्च अप्रैल में नीट का फॉर्म भरा होगा और नीट का फॉर्म भरने के बाद आपको एक प्रिंट आउट मिलती है जो कि कंफर्मेशन पेज होता है, जो एडमिशन प्रोसेस के लिए लगता है। वो कंफर्मेशन पेज आपके ईमेल आईडी पे भी आया था और सबने पीडीएफ फॉर्मेट में सेव भी किया होगा। सेकेंड, नीट का एडमिट कार्ड। अब बट ऑब्वियस आपकी एग्जाम हो गई है, एग्जाम सेंटर पे आपने एडमिट कार्ड सबमिट किया होता है, बट आपने जो एडमिट कार्ड की पीडीएफ सेव की है उससे आप अगेन प्रिंट आउट निकाल के वो एडमिट कार्ड एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे यूज कर सकते हो। सो ये दोनों डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आपके डेस्कटॉप पे सेव कीजिए और उसकी प्रिंट आउट्स एडमिशन प्रोसेस के लिए कंपलसरी लगते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है नीट का मार्कशीट। अब एग्जाम होने के बाद यूजुअली 1 मंथ में आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद एनटीए के वेबसाइट पे आपको मार्कशीट मिल जाएगी, जिसका आप प्रिंट आउट लेके एडमिशन प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हो। सो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको एनटीए के वेबसाइट से ही मिल जाएंगे। ये तीनों डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कीजिए ताकि एडमिशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आपको 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगता है। अब जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है उनको 2 चीजें मिलती है, एक होता है मार्कशीट और दूसरा होता है पासिंग सर्टिफिकेट। अब महाराष्ट्र बोर्ड में पासिंग सर्टिफिकेट पे ही डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है और उसी के वजह से महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट को कंपलसरी पासिंग सर्टिफिकेट लगता है एडमिशन के लिए। बट जो स्टूडेंट सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के हैं उनके लिए मार्कशीट भी चलेगा, क्योंकि सीबीएसई में तो ओनली मार्कशीट ही मिलती है जहां पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, और आईसीएसई में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों मिलता है। दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप एडमिशन के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। उसके बाद 12th का मार्कशीट, बट ऑब्वियस अभी आपके पास नहीं रहेगा, आप रिपीटर होंगे तो ही रहेगा। जून में आपको मार्कशीट आपको मिल जाएगा, तो ये मार्कशीट भी आपको एडमिशन के लिए कंपलसरी चाहिए, जो आपको कॉलेज से आपके अवेलेबल हो जाएगा। अब कॉलेज में जब आप एडमिशन मार्कशीट लेने जाओगे उस टाइम पे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी आप याद से ले लीजिए, क्योंकि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एडमिशन प्रोसेस के लिए कंपलसरी लगता है। तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के साथ और एक डॉक्यूमेंट आपने कॉलेज से लेना चाहिए, वो है बोनाफाइड एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस, नो डाउट ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन बहुत सारे कॉलेजेस ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं और तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और उसी के वजह से जब भी आप कॉलेज में जाओगे तो 12th मार्कशीट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एंड बोनाफाइड एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां से कलेक्ट कीजिए, ताकि आगे एडमिशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहते हो तो नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। अब ये कहां से मिलेगा? तो तहसील ऑफिस। अब तहसील ऑफिस के अलावा और कहां पे मिल सकता है? तो ई सुविधा केंद्र।
सो बेसिकली तहसील ऑफिस ही ये डॉक्यूमेंट बनाती है, बट ई सुविधा केंद्र आपको सपोर्ट करती है ये डॉक्यूमेंट इजी वे में मिलने के लिए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़े बहुत पैसे आपके ज्यादा जा सकते हैं, बट आप ये ई सुविधा केंद्र से डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए ताकि आपको कोई भी टेंशन ना रहे। बट महाराष्ट्र के मेडिकल एडमिशन प्रोसेस के लिए डोमिसाइल नेशनैलिटी जो एक ही सर्टिफिकेट रहता है वो कंपलसरी है। नो डाउट आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है, आपका पूरा स्कूलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, स्टिल आपको ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी लगता है। अगर ये नहीं होगा तो आप महाराष्ट्र में स्टेट कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आधार की कॉपी जो मेजॉरिटी सबके स्टूडेंट के पास रहेगी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपके मेडिकल एडमिशन ब्रोशर में होता है। हम लोग अस्मी के टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर देंगे और वो फॉर्मेट का प्रिंट आउट लेके आप कोई भी रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाके वो सर्टिफिकेट बनवा के ले सकते हो, जिसके लिए हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। और पैन कार्ड लगता है पेरेंट्स का ओनली इन केस ऑफ स्टूडेंट जो बेनिफिट लेना चाहता है, फी के बेनिफिट्स। अदरवाइज पैन कार्ड ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, बट जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट फी बेनिफिट्स लेना चाहते हैं उनको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है फी बेनिफिट के लिए, तो उस टाइम पे पेरेंट्स के पैन कार्ड भी वो लोग मांगते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी चाहिए। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी वाइज या फिर जो स्पेशल रिजर्वेशन है उसके वाइज आपको बहुत सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। जैसे कि फर्स्ट रिजर्व कैटेगरी, आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, वीजे, NT1, NT2, SBC, अगर ये कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी कंपलसरी लगता है जो स्टेट का होना चाहिए, और वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको तहसील ऑफिस से मिल सकता है या ई सुविधा केंद्र का भी आप सपोर्ट ले सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कास्ट वैलिडिटी। अब महाराष्ट्र में ही ये कास्ट वैलिडिटी लगती है कंपलसरी, वो डॉक्यूमेंट भी एडमिशन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेंगे तो आप मेडिकल एडमिशन प्रोसेस में कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तो कास्ट सर्टिफिकेट एंड वैलिडिटी ये सभी कैटेगरीज के लिए कंपलसरी है। उसके बाद थर्ड पार्ट होता है वो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट SC एंड ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को नहीं लगता है, बट ये दो कैटेगरी छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरीज है वहां पे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं नॉन क्रीमी होता क्या है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मतलब आपके फैमिली का एनुअल इनकम अगर 8 लाख से बिलो है, आपके फैमिली का एनुअल इनकम अगर 8 लाख से बिलो है तो आप नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल हो, तभी आपको ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अवेलेबल हो सकता है। और वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी आप कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हो। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरा इनकम 8 लाख से ज्यादा है, मुझे नॉन क्रीमी नहीं मिल सकता, बट मैं रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकता हूं क्या, मुझे फी बेनिफिट्स नहीं चाहिए? तो आप नहीं ले सकते। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी और नॉन क्रीमी ये तीनों डॉक्यूमेंट होंगे तो ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज आप कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले सकते। और लास्ट, जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको इनकम सर्टिफिकेट भी कंपलसरी लगता है ताकि आपका 8 लाख बिलो इनकम है और आप बेनिफिट्स लेने के लिए एलिजिबल हो, ये प्रूव करने के लिए। अब ये नॉन क्रीमी में एक ही ऐसी केस है कि अगर कोई गवर्नमेंट का क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉय है और उनका इनकम 8 लाख से भी ज्यादा है, तो ऐसे टाइम पे उनको गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मिल सकता है, जहां पे उनका इनकम 8 लाख अबव होने के बाद भी उनका गवर्नमेंट इनकम 0 कंसिडर करके अगर बाकी कोई इनकम रहेगा तो वो कंसिडर करके उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मिल सकता है, जिसके लिए आप रिस्पेक्टिव तहसील ऑफिस से कनेक्ट करके आपका वो सर्टिफिकेट बनवा के ले सकते हो। कुछ तहसील में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं ये रूल पे, बट आप मेजॉरिटी जगह पे आपको ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के GR के ऊपर आपको मिल सकता है।
तो कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, नॉन क्रीमी और इनकम डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो 10% एवरी गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल है महाराष्ट्र में। अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो आपको कंपलसरी स्टेट लेवल सर्टिफिकेट चाहिए। सेंट्रल सर्टिफिकेट आपका ऑल इंडिया के प्रोसेस के लिए यूजफुल होता है और स्टेट का सर्टिफिकेट आपका महाराष्ट्र के एडमिशन प्रोसेस में यूजफुल होता है। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रॉपरली चेक कीजिए कि वो आपका स्टेट का है या आपका सेंट्रल का है। रीजन, आपको एक सत्य घटना बताता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिरज, अब गवर्नमेंट कॉलेज मिरज में जब ईडब्ल्यूएस का एडमिशन होता है तो बहुत बार वो कॉलेज चेक ही नहीं करता है कि वो स्टेट का है या सेंट्रल का है। सेंट्रल का होने के बाद भी वो आपको एडमिशन दे देता है। अब गवर्नमेंट कॉलेज मिरज के ऊपर मेजॉरिटी स्टूडेंट का प्रेफरेंस रहता है गवर्नमेंट मेडिकल सोलापुर। राउंड 1 में मिरज में एडमिशन हो गया सेंट्रल के साथ। अब राउंड 2 में अपग्रेडेशन मिला मुझे सोलापुर में, और सोलापुर में अपग्रेडेशन मिलने के बाद सोलापुर वाले कॉलेज वाले बोलते हैं सर आपका ये सर्टिफिकेट तो सेंट्रल का है जो कि नहीं चलेगा, और आपका वो लोग एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। बट ऑब्वियस पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। एडमिशन कैंसिल करने के बाद आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो, बट अगर मॉपअप राउंड में ओपन कैटेगरी की सीट्स ही अवेलेबल नहीं तो क्या करोगे? तो इसी के वजह से ये डॉक्यूमेंट प्रॉपरली चेक कीजिए कि आपका सर्टिफिकेट स्टेट का है या सेंट्रल का है। अब इसके लिए 3 रिक्वायरमेंट्स होती है स्टेट के लिए कि फर्स्ट आपका 8 लाख से बिलो इनकम होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से बिलो घर होना चाहिए, हर तहसील वाइज ये रूल चेंज भी होता है, और तीसरा आप 1968 से महाराष्ट्र में रह रहे हो, इसके आपके प्रूफ भी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आप सेटिस्फाई करते हो और आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकते हो, और एवरी गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र ऑल इंडिया में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% अवेलेबल है। अब ये 2 कैटेगरी के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है डिफेंस कैटेगरी। अगर आप D1, D2, D3 में बिलोंग करते हो तो आपको D1, D2, D3 का सर्टिफिकेट चाहिए। वो सर्टिफिकेट के साथ अगर D1, D2 के स्टूडेंट है तो उनके पेरेंट्स का महाराष्ट्र का डोमिसाइल भी लगेगा, और अगर D3 का स्टूडेंट होगा तो उनका महाराष्ट्र में ट्रांसफर हुआ है, वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट की कंपलसरी जरूरत होगी। सो डिफेंस कैटेगरी के लिए डिफेंस का सर्टिफिकेट, D1, D2 के लिए महाराष्ट्र में पेरेंट्स का डोमिसाइल कंपलसरी है, और D3 कैटेगरी के लिए वो महाराष्ट्र में पोस्टेड हुए हैं उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको कंपलसरी लगता है। उसके बाद PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी में अगर आपको बेनिफिट लेना है तो कंपलसरी आपको JJ या फिर एम्स नागपुर में जाके ही PWD का सर्टिफिकेट बनवाना होता है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सर्टिफिकेट बनता है वो मेडिकल एडमिशन में काम नहीं आता। तो एडमिशन के टाइम पे अगर आपने वो सर्टिफिकेट यहां से नहीं बनवाया तो आपको पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट लेने नहीं आएगा। आपने फॉर्म भरते टाइम वो पीडब्ल्यूडी करके सिलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया, बट आप जब कॉलेज में जाओगे और वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और उसी के वजह से जो भी स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, जैसे ही नीट का रिजल्ट आ जाएगा आप ये 2 जगह पे कनेक्ट करके आपका पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनवा के कंपलसरी ले लीजिए। उसके बाद जो स्टूडेंट हिली एरिया का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अब हिली एरिया का रिजर्वेशन ओनली महाराष्ट्र के एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। एमबीबीएस गवर्नमेंट के अलावा बाकी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में हिली एरिया का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अगर आपको वो बेनिफिट लेना है तो हिली एरिया का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अब महाराष्ट्र में बहुत सारे तालुकाज है जो हिली एरिया में आते हैं। फॉर एग्जांपल कोल्हापुर पूरा डिस्ट्रिक्ट हिली एरिया में आता है, ओनली हातकलंगड़े और शिरोळ तालुका नहीं आता है। ऐसी हिली एरिया की पूरी लिस्ट मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप चेक कीजिए कि आप हिली एरिया तालुका में आते हो क्या। अगर आप आते होंगे तो तहसील कार्यालय से आपका हिली एरिया सर्टिफिकेट बनवा के ले लीजिए। और दूसरा, पेरेंट्स का डोमिसाइल भी लगता है, बट उसका हिली एरिया का तालुका और पेरेंट्स का डोमिसाइल तालुका सेम ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका हिली एरिया का तालुका करवीर है जो कि कोल्हापुर में आता है, और पेरेंट्स का हिली एरिया का तालुका अलग है, दूसरा गडिंग्लज है, तो आप हिली एरिया का बेनिफिट नहीं ले सकते।
और ये प्रॉपरली चेक कीजिए, क्योंकि राउंड 1 के एडमिशन के बाद आपको पता चलता है तो वहां पे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और राउंड 2 में आप ओपन करके चले जाओगे। उसी के लिए आपका हिली एरिया का सर्टिफिकेट का तालुका और पेरेंट्स का डोमिसाइल कंपलसरी उसी सेम तालुका से होना चाहिए, तभी आप हिली एरिया का बेनिफिट मेडिकल एडमिशन प्रोसेस में ले सकते हो। उसके बाद ईबीसी। अब नो डाउट ईडब्ल्यूएस में मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे पास 1968 के प्रूफ नहीं है, तो मैं ईडब्ल्यूएस नहीं बना सकता, बट एवरी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में ईबीसी फैसिलिटी अवेलेबल है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अगर आपका इनकम 8 लाख बिलो है तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लीजिए, जिससे एवरी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ट्यूशन फी में आपको 50% कंसेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल केजे सोमैया का ओपन कैटेगरी का फी स्ट्रक्चर है 11,37,000। वही अगर आपके पास ये इनकम सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा तो वो आपकी फीस 6 लाख हो जाएगी, जहां पे आपका ऑलमोस्ट 5.5 लाख का सेविंग हो जाएगा। तो जो भी पेरेंट्स के पास ईडब्ल्यूएस नहीं है बट उनका इनकम 8 लाख बिलो है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लीजिए। ये यूजुअली जो महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं बट 10 साल से महाराष्ट्र में आए, उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बट उनका इनकम अगर कम होगा तो आपको इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आपको महाराष्ट्र में फी बेनिफिट्स एवरी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में मिलेगी। एक ही कॉलेज में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, वो है वेदांता मेडिकल कॉलेज पालघर, जहां पे 16,60,000 रुपए फीस है। वहां पे ईबीसी या कोई भी कैटेगरी के फी बेनिफिट्स मिलते नहीं है। एंड लास्ट उसके बाद डॉक्यूमेंट लगता है वो है गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट रिपीट कर रहे हैं, कि जिन्होंने 22 में बोर्ड्स का एग्जाम दिया था, 23 में नीट दे रहे या फिर उसके पहले दिया था, उनको गैप सर्टिफिकेट लगता है। आप गैप सर्टिफिकेट नोटरी पे 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे बनवा सकते हो। एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपको गैप सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बट जब कॉलेज में एडमिशन होगा वहां पे कंपलसरी गैप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट माइनॉरिटी का बेनिफिट लेना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है जहां पे मुस्लिम स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, बीडीएस में भी है, या फिर जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है जहां पे बीएमएस में अवेलेबल है, हिंदी माइनॉरिटी का भी कॉलेज अवेलेबल है। तो अगर आपको माइनॉरिटी का बेनिफिट लेना है तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी आपको कंपलसरी बनवाना, मतलब नोटरी बनवानी पड़ती है, जहां पे 100 रुपीज के स्टैम्प पे आपको एफिडेविट तैयार करके लेना पड़ेगा और वो एफिडेविट आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड तीसरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बट अगर आप महाराष्ट्र के बाहर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर महाराष्ट्र में ही डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। अब महाराष्ट्र के बाहर तो कंपलसरी है, बट महाराष्ट्र में भी काफी सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जिसमें से एक एग्जांपल एमजीएम मुंबई, एमजीएम औरंगाबाद, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी मांगती है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहां पे आपको कंपलसरी रिजल्ट के बाद अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि 12th का मार्कशीट अपलोड करना कंपलसरी होता है और वो कंपलसरी अपलोड करके आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हो। और ये थी पूरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट एडमिशन प्रोसेस में स्कोर के इतने ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको n नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हो गया था। राउंड 1 के बाद राउंड 2 में वो अप्लाई कर सकते हैं, बट पेरेंट्स स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं। और ये पूरे प्रोसेस में आपको ये प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए प्रॉपर काउंसलर से डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र या फिर ऑल इंडिया प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद होती है। और स्टिल अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है तो ASME के हेल्पलाइन नंबर पे कनेक्ट कीजिए और आज ही स्टार्ट टू एंड एडमिशन प्रोसेस प्रॉपर होने के लिए, टेंशन फ्री होने के लिए ASME के साथ रजिस्टर कीजिए। थैंक यू सो मच।